नमस्कार। आज 6 अगस्त सन 2022 जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील दादरी विकासखंड डिस्ट्रिक्ट शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मन संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी नोएडा खबर .com के तमाम पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों का खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने आज अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया है। आज मेरे साथ इस शो पर उपलब्ध हैं श्री विनोद शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं इंसाइक्लोपीडिया नोएडा। और आज जिस विषय पर चर्चा करने हेतु हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसका विषय है कैसे बदली गौतम बुद्ध नगर जिले के तालाबों की सूरत। और आज इस विषय पर चर्चा करने हेतु हमारे आज के मेहमान हैं श्री रामवीर तंवर जी, जो पर्यावरणविद हैं और वाटर हीरो हैं। साथ ही हाल ही में इनको भारत सरकार से सम्मानित और सम्मान राशि भी प्राप्त हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं रामवीर तंवर जी। ओवर टू यू विनोद जी। धन्यवाद अतुल जी। और आज आपको इस कार्यक्रम में आए रामवीर तंवर जी का मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही जो ये काम आपने किया है, आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई कि आपको पढ़ाई लिखाई के साथ फिर इस लाइन में जाना है? ये प्रेरणा कहाँ से आई? क्या पढ़ाई लिखाई का, नौकरी का जो इस तरह का मन था, वो कैसे बदला? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद जी, अतुल जी दोनों को, कि आपने ये बेहतरीन आपने सीरीज स्टार्ट की है और मैं भी काफी टाइम से इसको देख रहा हूँ और आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात जहाँ तक कि जी। सवाल की बात है, तो देखिए, हम आप हैं या हम हैं, हम गांव के लोग हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। अगर मैं अपनी बात हम्म। करूं, मेरा खुद का बचपन भैंसों के पीछे पीछे बीता है। उनको जंगल में घास चराने के लिए हम जाते थे। तो यदि हमारा हम्म। तालाबों की तरफ वेटलैंड्स की तरफ अगर झुकाव नहीं होगा तो किसका होगा? क्योंकि हमने तो उनके किनारे पे बिल्कुल मिट्टी के बिल्कुल। घर, हम तो उनके उनमें तैरे हैं। हमने आजकल बच्चों की तरह स्विमिंग पूल में तैरना नहीं सीखा है। हमने भैंस की पूंछ हाँ पकड़ के हाँ पैर क्रॉस करते टाइम तैरना सीखा है। तो इसलिए हमारा हाँ हाँ आपका हाँ। तो की तरफ और झोड़ की तरफ झुकाव बहुत ही नेचुरल है। तो यही हमारी प्रेरणा है कि हम्म। कैसे जिन जिन वाटर बॉडीज के साथ हम खेले हैं और आज वो किस तरह से कूड़ागर बन गई है। तो यदि हम उनके लिए नहीं सोचेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके जीवन में ये सुखद क्षण आया जब प्रधानमंत्री ने मन की बात में आपका जिक्र किया। आपको कैसा लगा उस समय? बहुत ही अच्छा लगा और यूं कहूं तो बहुत देर तक तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हुआ है। मैं खुद उस दिन हम्म। अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था और मेरा भतीजा दौड़ते हुआ आया, अंकल तुम्हारा नाम टीवी में आ रहा है। तो मैं गया हम्म। भगा हुआ टीवी देखने के लिए। अब जब तक आया, जब तक वो खत्म हो हम्म। गया। अब वापस फिर अपने लैपटॉप हाँ की हाँ। तरफ गए तो देखा कि फोन में इतनी सारी मिस कॉल पड़ी है। फोन पे फोन बजे जा रहा है, बजे जा हाँ। रहा है, मैसेज आए जा रहे हैं। तो मुझे हम्म। यकीन कि यार, हम्म। कुछ में तो हम बहुत बार आए हैं, लेकिन आज कैसे टीवी में आए हैं कि इतने सारे मैसेज आ गए कांग्रेचुलेशन के। तो बाद में फिर फोन उठाया तो हम्म। पता चला माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमारा प्रशंसा की है मन के माध्यम से। तो बड़ा अच्छा लगा और हमारे साथ पूरी हम्म। टीम को बहुत ही एक तरह से प्रोत्साहन मिला। पूरी टीम ने इसको सेलिब्रेट किया। ये हमारा एक तरह से टीम का मेहनत का फल हम्म। था। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम्म। धन्यवाद दूंगा कि उसके बाद हमारा काम जो है बहुत ही दुगने स्पीड से बढ़ता चला गया, है ना। हम सिर्फ एक जिले हम्म। और राज्य तक सीमित थे, लेकिन उसके बाद हम जो है 6 हम्म। राज्यों में काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, मुख्यमंत्री हमें जान गए। अच्छा, अगर हम ये कहें रोल मॉडल कौन सा तालाब है ऐसा जिसको लोग आज के मतलब बच्चों को भी, खासतौर पर स्कूल के बच्चों को, उनको ये दिखाना चाहिए कि ये जल संरक्षण का काम है और ऐसा इसकी जल की महत्ता क्यों जरूरी है। तो आपने अलग अलग जिलों में काम किया है और आपने अलग अलग जगह तालाब देखे होंगे। तो विभिन्न जिलों में भी और प्रदेश के अन्य जब 6 राज्यों में आप काम कर रहे हैं तो आपको काम करने में आनंद भी आया होगा। जहां आपको सबसे अच्छा लगा हो उसके बारे में बताइए जरूर। देखो, सबसे अच्छा तो मुझे अपने जनपद में ही हालांकि लगता है। और हाँ क्या नाम, गौतम बुद्ध नगर का चौगानपुर गांव है। ये हाँ।
चौगानपुर, तो वहां पे हमने तालाब किया था 2019 में। हम्म अभी तक भी वो तालाब काफी सस्टेनेबल है ना। हम्म वहां पे लोग जो है वॉक करने जाते हैं वहां पे। कभी ये हम्म स्थिति थी कि गांव के लोगों की अगर भैंस घुस जाती थी उसमें घास खाने के चक्कर में, तो फंस जाती हाँ थी और रस्सियों से बांध बांध के निकालनी पड़ती थी, खींचनी पड़ती थी। लेकिन हम्म अभी ही जो है भैंस आराम से नहा के निकलती है ना, एंजॉय हम्म करती है। लोग आसपास बैठते हैं कुर्सियों पे, तो हम्म इससे ज्यादा आनंद देख के आता ही नहीं हमें कभी। हमें जब खुद उदास होते हैं तो जाके अपने तालाब किनारे बैठ जाते हैं, और हमें हम्म आत्मसंतुष्टि होती है कि हमने इसका शकल सूरत और इसकी एक तरह से पूरा बदल डाला। हालांकि हम हम्म, अकेले नहीं, बहुत बड़ी टीम हाँ है ना, हाँ लेकिन हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन था, इसलिए हमें गर्व होता है। जी जी जी। आपके टीम में लोग कैसे जुड़ते चले गए, मतलब आपने शुरुआत सबसे पहले किस जगह से की थी, और उस जगह पे कितना टाइम लगा था आपको साफ करने में, क्योंकि आदमी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करता ही है। देखिए, शुरुआत तो हमने अपने गांव के आसपास से ही की थी। डाढ़ा डाबरा गांव से हमने हम्म 2018 18 में लगभग हमने एक, क्या नाम है, एक तालाब के आसपास की सिर्फ सफाई मात्र की थी, वो सफाई अभियान चला के। हम्म तो उस सोशल मीडिया से लोग जुड़े थे हमारे साथ, और हम्म उसके बाद जो है उन्हीं में से धीरे 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 ये लोग जुड़ते चले गए। हम्म। इस समय कितनी टीम है आपके साथ, कितने लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, और कैसे रूटीन में डे बाय डे कैसे काम करते हैं आप? देखिए, अभी तो लगभग 11 लोग तो ऐसे हैं जो एक तरह से फुल टाइम है, और हाँ अलग अलग तो में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और क्या हम्म नाम है, मेरा काम है कि अपना जो एक्सपीरियंस रहा है उनको मैं हाँ हाँ शेयर कर। दूसरा उनका मतलब जो है एक तरह से वो भी इकोनॉमिकल भी उनको सस्टेन रहे वो। ऐसा नहीं है कि मैं हाँ पे ना, हम्म तो उनको अच्छे से हम पे भी करते हैं, तो इससे उनकी रोजी रोटी भी चलती रहती है। हम्म और जो है पर्यावरण के लिए काम, तो कुछ सुपरवाइजर है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है ना, तो इस तरह से जो है वो लोग हम्म अपने अपने करते हैं, और उन्हीं की बदौलत हम इतना सारा काम कर पा रहे हैं। हम्म। अच्छा, जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ा है और जो हमारे परंपरागत गांव है वो उनके बीच में आ गए, उनके जो तालाब हैं उनकी स्थिति गौतम बुद्ध नगर जिले में क्या है? देखिए, तालाबों का अमूमन जो हाल है वो ये है कि जो तालाब गांव के बीचों बीच आ गया, चारों तरफ घर बन गए, हाँ उसको रिवाइव करना बड़ा हाँ ही मुश्किल। और एक बार रिवाइव कर भी देते हैं, उसको साफ सफाई कर देते हैं, तो उसको साफ बनाए रखना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि क्या है ना, हम्म लोगों की आदत यही है, लोग अपनी छतों से कूड़ा फेंक देते हैं। डेली हम्म डेली जब लोग अपने काम पे निकलते हैं तो रास्ते हाथ में अपने एक पन्नी लेके निकलते हैं, रात की बची हुई सब्जी, कपड़ा, कचरा सब, और वो तालाब में फेंकते हुए चले हम्म जाते हैं, है ना। अब हम देखिए हम्म तालाब रिवाइव कर सकते, ना तो मैं 24 घंटे किसी तालाब पे खड़ा हो सकता हूँ कि किसी को रोके। और कई लोग तो हाँ इतने हाँ असामाजिक होते हैं कि उसको रोकने का कोशिश करें तो वो बदतमीजी पे उतर आते हैं, गाली गलौज करते हैं ना, कि तुम्हारे बाप का तालाब है भाई, हमारे हम्म गांव का तालाब, हम कुछ भी करें। तो वो लोगों का एक हम्म तरह माइंड बदलना, उनको उस तरह से वो करना, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि पीढ़ियां गुजर जाती है बदलाव आने में, हम्म लेकिन यह है कि जो तालाब हम्म गांव के बीच आ गए हैं उनको साफ रखना बड़ा ही चैलेंजफुल टास्क है। हम्म। लेकिन अब जैसे क्या है कि इस समय जल संकट है, और हम खास तौर पर, मैंने अभी पिछले हफ्ते में जब चर्चा की थी कि नोएडा और ग्रेट नोएडा हिंडन और यमुना के बीच में बसे हैं, हमें आगे फिर वो नदी है जो कोर्ट के पुल के पास से अपनी, तो इतना जल प्रवाह होने के बावजूद जिस तरीके से हाई राइज बिल्डिंगें बनी हैं और वाटर लेवल लगातार नीचे गिर रहा है, तो ऐसे समय में सरकार की जो शहरी प्लानिंग है, मतलब अर्बन प्लानिंग के साथ में भी वाटर को लॉगिंग के लिए, मतलब चाहे सरोवर हम कहें, ग्रीन बेल्ट के बीचों बीच सरोवर कहें, क्या इस तरह की प्लानिंग पर भी बातें होती हैं अधिकारियों के साथ आप लोगों की? देख, बात बहुत होती है। अगर मैं जैसे अभी ग्रेटर नोएडा की बात करूं या नोएडा की बात करूं, हाँ हाँ आप एक पाएंगे सेक्टर में डिजाइन करते जी टाइम, प्लान टाइम, हम्म बहुत सी चीजों का ध्यान रखा गया है। उसमें स्कूल भी दिया है एक, हाँ उसमें एक
जिम भी दिया है, सरकारी हॉस्पिटल दिया है, मंदिर दिया है, मस्जिद दी है, सब कुछ जी। दिया है। लेकिन ये लोग हाँ तालाब को भूल, है ना भाई, हाँ तालाब भी हाँ। तो एक समाज का या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप अपना कोई सा भी हम्म सेक्टर, तो आपने सेक्टर अल्फा ले लिया ग्रेटर नोएडा का, है ना, तो आप अल्फा हम्म सेक्टर कुछ पाएंगे तालाब को छोड़कर। तो तालाब को भूल गए हम्म कहीं ना। हालांकि जब हम बात करते हैं तो 2008 में जब कोई ये इस टाइम पे जब डिजाइनिंग बहुत अच्छे मोड पे था, तो तब इसके बारे में केंद्र सरकार से भी उत्तर प्रदेश सरकार से भी निर्णय लिए गए थे कि भाई तालाब को भी हिस्सा दीजिए सेक्टर बसाने में, ग्राउंड वाटर भी आप रिचार्ज हाँ। करेंगे। लेकिन वो चीजें हम्म जमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो और आज जब वो इम्प्लीमेंट हम्म नहीं हो पाई, तो आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आप जो है हम्म उसका खामियाजा भुगतना हम्म, पड़ रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है इतनी तेजी से जी। डिप्लीट हो रहा है का। तो हो सकता है अगले 10-20 साल में बहुत इसमें हम्म तराही तराही मचती है, क्योंकि एक डेप्थ के बाद जो हम्म ग्राउंड वाटर होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाने लगती है ना, फ्लोराइड जी। है, बहुत सारे हैं। तो इसलिए खुद प्रशासन जी जी। सरकार भी बड़ी रहती है, और हम भी सजेशन देते हैं कि भाई तालाब को कहीं हम्म ना कहीं हिस्सा दीजिए अपने सेक्टर की प्लानिंग में। तो अब जो नए सेक्टर बसाए जा रहे हैं उसको उसमें शायद हम्म इस चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। हम्म। अच्छा, जैसे बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, हाई राइज बिल्डिंगें हैं, बिल्डर बिल्डर को आवंटित कर दिया, महंगी जमीन है, तो उस महंगी जमीन का वो ज्यादा इस्तेमाल वैसा नहीं करना चाहता, कॉमर्शियल इस्तेमाल करना चाहता है। जबकि वाटर हार्वेस्टिंग भी एक बड़ा नियम है जिससे कि बरसात के पानी को वहां सहेज कर रखा जा सकता है। तो इस बारे में क्या आप लोगों को नोएडा, ग्रेट नोएडा की जो कमेटी होती है जिसमें निरीक्षण किया जाता है, उसमें रखा गया है मॉनिटरिंग के लिए, या आपने देखा होगा कि किस तरीके से दुरुपयोग होता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाने की बजाय फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है? देखिए कमेटी तो बहुत सारी बनी है ना, कमेटी में हम भी बहुत हम्म सारी कमेटियों का हिस्सा है। लेकिन सच बताऊं तो वो हम्म कमेटी कागजों में है, आज तक सच में किसी ने जाके हम्म कोई निरीक्षण नहीं किया है ना। अब मानसून से पहले हम्म सारे का निरीक्षण होना था। सब बिल्डरों ने जो है सिर्फ हम्म दिखावटी हार्वेस्टिंग बनाए हुए हैं सारे हॉस्पिटल में। यूं कहें कि 300 स्क्वायर गज से भी ज्यादा जो मकान है, वहां पे भी नियम के अनुसार ये जरूरी है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए, लेकिन किसी ने नहीं बनाई है। और हर हम्म साल जो है फॉर्मेलिटी हम्म पूरी की जाती है। तो कमेटी हम्म का तो ज्यादा फायदा है नहीं जब तक सच में ग्राउंड पे इंस्पेक्शन अच्छे से ना हो। हम्म। लेकिन एक बात और है कि जैसे सरकारी बिल्डिंगें हैं, कम्युनिटी सेंटर है, स्कूल है, सरकारी अथॉरिटी के दफ्तर हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत वहां से की जाए ना, ताकि एक मॉडल हो कि भाई यहाँ सरकारी दफ्तरों में जहाँ पे बनी बनाई बिल्डिंग हैं उनमें वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडलिंग शुरू की जाए, और साथ में ग्रुप हाउसिंग के जो बड़े बड़े अपार्टमेंट बने उनमें वाटर हार्वेस्टिंग का नियम लागू किया जाए। तो ये जो जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी हम कुछ दिन पहले बात करें कि हमारी यमुना नदी है, वो बहुत सारी जगह घेर लिया, अतिक्रमण हो गया, ऐसे ही हम्म। उसका शायद डिस्कनेक्ट हो गए, हाँ, ऐसे ही ये जो अपना हिंडन नदी है इसका किनारा, तो हिंडन के आसपास ऐसे एरिया, कैचमेंट एरिया बनाए जा सकते हैं जो वाटर लेवल को बेहतर बना सकते हैं। तो इस बारे में क्या और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी की तरफ से या सिंचाई विभाग की तरफ से कभी चर्चा हुई है? देखिए चर्चाएं तो तमाम होती हैं, है ना, हम्म चर्चाओं का क्या है, लेकिन जो है हम्म क्या नाम है, इस तरह की पॉलिसी बनना। अब आप देखिए जिलाधिकारी जो कलेक्ट्रेट हमारा हाउस है उसी में रेन वाटर हाँ हार्वेस्टिंग बना, एसएसपी का जो ऑफिस है हम्म, लखनऊ में उसमें भी रेन वाटर हाँ हार्वेस्टिंग हुआ है। आप दोनों में हाँ जाके देख ली, तो है बदहाली की कंडीशन में है। तो जब अगर हम्म मान लो जिला मुख्यालय पे ही अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सही से नहीं किया जाएगा, तो क्या नाम है, दूसरे लोग भी प्रेरित नहीं होंगे उस चीज से। तो अ, हम्म। ये जरूर है। और दूसरा हिंडन हिंडन हो गई, यमुना हो गई, ये तो कई कई जगह पे बिल्कुल हम्म नाला दिखती है, लोगों ने एंक्रोचमेंट कर लिया है। अब एंक्रोचमेंट को हटाना वो हम्म मेरा या आपका तो काम नहीं है ना, हमारे बस की है वो। हमारे पास कोई पुलिस की पावर तो हाँ हाँ, जाके एंकरेज करा देंगे, ये तो बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल बिल्कुल।
उन्हीं के पास पावर है, लेकिन वो करते नहीं है ना। उस कारण से जो सरकारी एक तरह से फंड भी आता है या फिर जो है नियम भी आते हैं, कोई योजना आती है, तो वो एंक्रोचमेंट की वजह से जो है पूरी तरह से वो विफल हो जाती है। तो जो आप कह रहे हैं एंक्रोचमेंट है वो हटे, वहां पे कोई पॉइंट बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, अतुल जी? जी रामवीर जी, पहले तो आपको एक और शुभकामना मैं देता हूं कि 15 दिन पहले यानी 22 जुलाई को आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य भूजल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इसका भी उल्लेख करना इस कार्यक्रम में बहुत अनिवार्य है। ये हमारे जिले के लिए गौरव की बात है कि हमारे जिले के एक समाज सेवी को, पर्यावरणविद को ये सम्मान मिला, राज्य का सबसे बड़ा सम्मान। तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं रामवीर जी। रामवीर जी, आपने अपने वक्तव्य में वेटलैंड का भी जिक्र किया, जो कि एक भूजल एक नया तरीका भी है और अच्छा तरीका भी है, सस्टेनेबल तरीका है। कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा कि भारत में लगभग 4.6% जो पूरा क्षेत्रफल है उसका वेटलैंड है। और हमारे पास जो अभी हाल फिलहाल में आज की डेट में कह रहा हूँ 64 रामसर साइट है, जो कि कवर कर रहा है 12,50,361 हेक्टेयर, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा है हमारे भारत में। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ तो 17 वेटलैंड है उत्तर प्रदेश में, जो 12,42,530 हेक्टेयर है, जो कि 5.16% है राज्य के क्षेत्रफल में। और शायद आपने अभी और जानकारी सुनी होगी कि इन सितु वेटलैंड यानी कि कृत्रिम वेटलैंड भी बनाया जा रहा है नोएडा प्राधिकरण द्वारा 3 जगहों पर। एक है सेक्टर 51 में, जो कि बन चुका है, दूसरा मेरे घर के पास NACZ में बन रहा है, और तीसरा 137। ये बात हो गई हमारी वेटलैंड की। और कुछ समय पहले इंसाइक्लोपीडिया नोएडा आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी ने पॉन्ड्स के बारे में बात की कि हमारे गौतम बुद्ध नगर में कितने पॉन्ड्स हैं। तो कल ही रिपोर्ट आई है, इनफैक्ट मैं बोलूं कि 1031 पॉन्ड हमारे गौतम बुद्ध नगर में है, जिसमें से 208 पर अतिक्रमण हो चुका है। मैं तहसीलवार बता देता हूं, 480 दादरी में है, 306 झेवर में है, और 245 सदर में है। ये रिपोर्ट आई है और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, वहीं से रिपोर्ट से मैंने आंकड़ा निकाला है। तो आमिर जी, ये इतना सवाल मैंने आंकड़े आपने इसलिए आपके समक्ष रखा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, और आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा दिया, मैं नाम लेने से गुरेज नहीं करूंगा, सुहास हरिनकर यथराज जी पर, कि जब जिला मुख्यालय पर ही वर्षा जल संचय प्रणाली अगर उपलब्ध नहीं है तो ये मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी या हमारे प्रदेश या जिले को धोखा देने के अलावा और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके अंदर खुद जागरूकता नहीं है। और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे रामवीर जी, क्योंकि आप उस एनवायरमेंटल कमिटी के हिस्सा हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। क्या आप उनसे, कलेक्टर महोदय से, जितने बेबाकी से यहाँ आपने आप पंक्ति या अपने बिंदु रख रहे हैं, क्या आप उस बैठक में इतनी बेबाकी से अपने वक्तव्य रखते हैं? ओवर टू यू रामवीर जी। बिल्कुल, देखिए जिस भी हमें कोई सरकारी मीटिंग में हमारे सुझाव के लिए अगर हमें बुलाया जाता है, तो हम पूरे ओपन तरीके से अपनी बात को रखते हैं। और कई बार बातें कड़वी भी लगती हैं, लेकिन जो वो है, बाकी क्या है, मैं कह रहा हूँ कि जैसे तालाब है, अब तालाब पर जो एंक्रोचमेंट है, हम क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ जिलाधिकारी जी से या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी, हम उनको पत्र लिखकर अनुरोध कर सकते हैं कि जी इस तालाब पे एंक्रोचमेंट है और आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, या फिर इसको हटवा दीजिए तो हम इसको एक तरह से रिवाइव कर देंगे। लेकिन वैसा नहीं होता है ना? तो अब बिना उनके हटाए तालाबों को रिवाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। और ये जिले में सिर्फ हम तालाब रिवाइव नहीं कर रहे हैं, काफी एनजीओ हैं जो तालाबों को रिवाइव करने में लगी हुई है। लेकिन आधे से ज्यादा तालाब बीच में इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि जो है उनका अच्छे से डिमार्केशन नहीं होता है कि तालाब है कहाँ पे। और दूसरा वो जो है एंक्रोचमेंट जिन लोगों ने किया हुआ होता है, वो काम को परवान भी नहीं चढ़ने देते हैं, क्योंकि उनको डर लगने लगता है कि अगर एंक्रोचमेंट हट गया तो क्या नाम है, हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा जो हमने फ्री की जमीन कब्जाई हुई है। जी। जो वाटर कंजर्वेशन की बात हो रही है, वो एक बहुत बड़ा, एक, क्या लगता नहीं है, मुहिम चलाई जानी चाहिए, वाटर ऑडिट भी हो, जिसमें हर साल एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए कि भाई इस साल जिले में कितने तालाबों से अतिक्रमण हटाया गया है। और उस मीटिंग में हर बार ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए कि कुल इतने तालाब थे, इसमें से इतनों में हमने अतिक्रमण हटा दिया है, और इतने
जल संरक्षण के लिए तैयार हैं, जिनकी सफाई भी हो गई है और वो एक मॉडल बन चुके हैं। क्या इस तरह की बातों पर कभी प्रशासनिक रूप से, या जैसे अभी आप लखनऊ गए हैं तो जल शक्ति मंत्री भी हैं अब, स्वतंत्र देव सिंह हैं अब तो इस समय, तो उनका भी काम है कि ये कम से कम वाटर इसको हार्वेस्टिंग के लेकर गंभीरता से वो गाइडलाइन जारी करें और उस पर गंभीरता से चिंतन करें। जी जी रामवीर जी, उत्तर देने से पहले इस पंक्ति बिंदु को जोड़ लीजिएगा कि आज ही की रिपोर्ट है कि प्राधिकरण पे 100 करोड़ रुपए का जुर्माना एनजीटी ने लगाया, दिल्ली जल बोर्ड पे 50 करोड़ का। इसमें जोड़ दीजिएगा। रामवीर जी, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल, देखिए जुर्माने हमारे ग्रेटर नोएडा या नोएडा प्राधिकरण पर भी कम नहीं लगे हैं, और यहाँ पे भी कई कई बिल्डरों पे हर साल कम से कम, मैं सारा जुर्माना जोड़ दूं तो 50-100 करोड़ रुपए जुर्माना हो जाता है वो, है ना। अब कई बार तो हमारे खुद माननीय जिलाधिकारी पर या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर एनजीटी द्वारा जुर्माना लगाया जाता है ना। अब वो एनजीटी पे, अथॉरिटी पे जुर्माना लगाते हैं, अथॉरिटी बिल्डरों पे लगाती है। अब ये अथॉरिटी पे जो सोचने की बात है, अथॉरिटी पे जो जुर्माना लगाया है वो कहाँ देगी? एनजीटी के अकाउंट में जाके जमा करेगी, है ना। अब दोनों गवर्नमेंट अकाउंट है वो, तो वो पैसा सिर्फ एक अकाउंट से गवर्नमेंट के दूसरे अकाउंट में घूम रहा है। अब इससे जो अधिकारी हैं वो, हाँ उनके जेब से तो कुछ नहीं गया है, हाँ उनकी जेब से कुछ नहीं गया, वो तो हम्म, सरकारी पैसा पड़ा था, उधर से जुर्माने का नोटिस आया, इधर से ट्रांसफर हो गया, फिर उन्होंने पर्यावरण की हाँ क्षति के लिए फिर से इसको दे दिया, है ना। इन्होंने फिर से उसमें कुछ नहीं किया। तो देखिए जुर्माने का इसलिए जब तक फायदा नहीं होगा, जब तक कि वो सच में, अगर कोई रिपोर्ट आई, अब जैसे ग्रेटर नोएडा में शायद 2015 शायद 2012-13 से कोई भी नियम है, एनजीटी का ऑर्डर आया था कि जो अपना कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी बिल्डर इसका यूज नहीं करेगा ग्राउंड वाटर का। ये हम्म, शायद माने आदरणीय विक्रांत तोंगड़ जी की कोई पीआईएल थी, उसमें ये निर्णय आया था, है ना। तो हम्म, वो ऑर्डर उतने सालों से पड़ा है, लेकिन आप उसका 0% इम्प्लीमेंटेशन है, 0% जिसको कहते हैं। एक भी बिल्डर ऐसा नहीं है जो ग्राउंड वाटर का यूज नहीं कर रहा। तो किसी भी ऑर्डर का या फिर किसी भी उल्लंघन का या जुर्माने का जब तक क्या फायदा, वो तो न्यूज बन के रह जाती है कि इतना जुर्माना लग गया, जब तक कि उसका सच में ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट ना हो। नहीं, वैसे कायदे में ये बात है कि अधिकारियों पर जवाबदेही होनी चाहिए। जो अधिकारी जिम्मेदार है उस अधिकारी पर जुर्माना लगना चाहिए, ना कि सरकार के खाते से पैसा बिल्कुल जमा के रह जाए। तभी बिल्कुल। जिम्मेदारी तय होगी और तभी जवाबदेही तय होगी जी उसमें। विनोद जी, आज जो एनजीटी का एक आदेश आया है उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें ये पंक्ति अंकलित है कि अगर जरूरत पड़े तो अधिकारियों से 100 करोड़ की रिकवरी की जाए, अगर जरूरत हो तो, लिखा है एनजीटी के आदेश में। वो अगर शब्द इसीलिए तो लिखा जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात और बता दूं कि ये इन्होंने कोंडली से लेकर और जो शहदरा तक ये नाला गया है, इस पर ये 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जबकि शहादरा का जो ड्रेन है वो आके कालिंदी कुंज के यहाँ के जहाँ पे सुपरनोवा है उसके पास जाके यमुना में मिल जाता है। वो सारा का सारा दिल्ली का गंद है, उस पर कोई गौर नहीं किया एनजीटी ने। जबकि सारा लगभग पूर्वी दिल्ली का, वजीराबाद से लेके यमुना विहार से लेके पूर्वी दिल्ली की सारी गंदगी इसी नाले के जरिए यमुना में आ जाती है। इस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। इस पर कोर्ट में केस भी चला, सेक्टर 14 की आरडब्ल्यू ने बाकायदा लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गई। उसके बाद एनजीटी में गए, जो एनजीटी के उस समय के ये थे चेयरमैन थे, वो भी यहाँ आए, मौका पे देखा, लेकिन कोई खास उस पर इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। इस नाले पे 100 करोड़ का लगा दिया, लेकिन इस नाले पे कौन क्यों क्यों नहीं लगाएंगे? ये जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और यमुना का मैं आपको बता दूं, 1978 के आसपास मैंने यमुना का पानी, नीला पानी देखा जिसमें सिक्का डालो तो दिखाई देता था नीचे। मैंने खुद देखा, क्योंकि हम लोग यहाँ से ओखला जाते थे तो पार करके जाते थे, वहां पे लकड़ी के फट्टे से यमुना को रोक के रखा गया था और आगरा नहर में यहीं से निकलती थी वो। उस समय जो आगरा नहर का, जब ये अब जो ओखला बैराज है यहाँ से नहीं था पहले, पहले वो जहाँ पे गेस्ट हाउस है सिंचाई विभाग का वहां से निकलता था सीधा। तो उस समय का जो पानी था इतना साफ सुथरा था, नीला पानी था। लेकिन हैरानी है कि आज की डेट में पानी का रंग इतना काला हो गया है। जो अभी भी रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि दिल्ली से पहले और दिल्ली के बाद जो दिल्ली का हिस्सा है उसमें 70% के करीब पॉल्यूशन दिल्ली की वजह से हो रहा है। और जब गर्मी होती है ना,
तो यमुना में जो पानी होता है वो पानी नहीं होता, वो मलमूत्र ही होता है, और इसलिए यमुना प्रदूषित है। उस पर कभी गंभीरता से चिंतन नहीं हुआ। बार बार ये डेट आगे बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी कहा कि हम 2023 तक कर देंगे, हम 2024 तक कर देंगे, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि यमुना नदी को। और अब आने वाले दिनों में, ये पॉइंट आपके लिए है रामवीर जी, कि आने वाले दिनों में यमुना ओखला बैराज से जब हम आगे चलेंगे, अब जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और जेवर एयरपोर्ट के सामने अगर यमुना नदी को संवार कर उसको पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, इको पर्यटन के रूप में भी अगर डेवलप किया जाए, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा स्थान होगा जिसमें हम कह सकेंगे कन्हैया कभी यहाँ खेले थे। जी, जी रामवीर जी, क्या आप कहना अपना आपका? उत्तर दीजिए, जो कनेक्शन में दिक्कत। जी हाँ, विनोद जी ने एकदम बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया। हालांकि उन्होंने अपना जो पुराने दिन की याद भी उनको आ गई है, तो हम्म। और ये गोल्डन मेमोरीज हैं जो कि हमें भी कुछ सीखने को प्रेरित करती है, क्योंकि जो हम्म। विनोद जी ने देखा है हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो हो सकता है अगली वाली पीढ़ी ना देख पाए। तो बिल्कुल चीजें बिल्कुल। मतलब दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं सुधरने की बजाय, है ना। हाँ, अब वो हम तो। आपका, अतुल जी का एक गिलहरी की तरह एक योगदान है कि जब कभी पूछा जाएगा कि भाई चीजें अब खराब हो गई हैं तो तुम क्या कर रहे थे, तो हम कम से कम हम्म। बता पाएंगे कि देखिए, चाहे हमारे उससे कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हो पाया, लेकिन हम गिलहरी की तरह अपना पूरा कोशिश कर रहे थे। हम लड़ रहे हम्म। थे, मर रहे थे, गिर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, तालाब में घुस रहे थे, नदी में घुस रहे थे, लेकिन हम चुप नहीं थे, हम कोशिश कर रहे थे। तो वही लोग हम बिल्कुल। कर सकते, ज्यादा तो आगे हमारे भी बस की नहीं है, और वही शायद सबको करने की जरूरत भी है। देखिए, कोई भी बदलाव होता है तो वो सामूहिकता का एक परिचायक होता है, और कोई बात उठती है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया था। एक बार नोएडा स्टेडियम में पैदल चलने वालों पर रोक लगा दी थी, और बताया गया टैक्स लगेगा अंदर जाने का। तो हमने एक रजिस्टर का हस्ताक्षर अभियान चलाया, 400 लोगों को साइन कराए, और नोएडा अथॉरिटी को अपना डिसीजन वापस लेने को मजबूर किया कि जो लोग पैदल अपने घर से निकलते हैं और मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, उनके लिए अगर टैक्स घुस जाएगा, टैक्स लग जाएगा, उस पर टिकट लगेगा उसमें स्टेडियम में जाने का। तो ये तो आपने उनको जो सुविधा दी थी जब वो बसाए गए थे, उनके साथ वादा खिलाफी है। और किसी भी कायदे से अगर कोई लड़ाई लड़ी जाएगी तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगी। हमारा यकीन है कि हम हिंडन और यमुना को, उसको रिवाइव की तरफ ले चलें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसी लक्ष्य को लेकर, क्योंकि नोएडा और ग्रेट नोएडा, यमुना, आने वाले दिनों में तो मुझे लगता है कि खेतों को दिखाने के लिए पब्लिक स्कूल खुद इस खेत लेंगे, उनमें कुछ बागवानी करेंगे, और बच्चों से फीस लेके वहां दिखाने ले जाएंगे। अगर कुछ दिन बाद तो ऐसा होगा, क्योंकि खेत तो होंगे नहीं यहाँ आसपास में मेरे ख्याल से। जब नोएडा, ग्रेट नोएडा, यमुना इतना बड़ा हो जाएगा, और न्यू नोएडा भी बन रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से हापुड़ और बुलंदशहर और अलीगढ़ तक कोई खेत बचा होगा। तो ऐसी स्थिति में जल संरक्षण की बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता है। इस पर भी आप, चूंकि आप जल संरक्षण में लगे हैं, तो आपने ये बताइए कि पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले के अलावा जो गाजियाबाद में भी काम किया है और दूसरे राज्यों में काम किया, सबसे बढ़िया जो पॉलिसीज के मामले में कौन सी जगह है ऐसी? कि अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूं, जो एक तरह से जैसे लोगों को जो सहयोग मिलता है, जो एनजीओ हैं, तो हाँ। गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका हाँ। कोई जवाब नहीं है ना। अभी अच्छा। आप अपने जिले में जाइए और ग्रेट नोएडा अथॉरिटी में, और उनसे कहिए जी हम एक एनजीओ चलाते हैं और हम इस हम्म। विषय पे कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो नाले के विषय पे हो, चाहे वो हम्म। पर्यावरण के विषय पे हो, स्कूल के बच्चों के विषय पे हो, तो आपको हम्म। बोला जाएगा कि एक लेटर दे दीजिए, हम विचार करेंगे, है ना, हम्म। परसों आना। ये तो आधी एनजीओ तो इसलिए काम नहीं कर पाती है क्योंकि उनको चक्कर कटवाए जाते हैं, जबकि उनसे कोई हम्म। पैसा नहीं, है ना, कोई बिल्कुल। सुविधा नहीं। अब हम्म। जैसे, तो अभी जैसे मैं गाजियाबाद म्युनिसिपल नगर निगम का मैं देखता हूँ, क्योंकि हम्म। वो हर आईएएस अधिकारी का एक अलग काम करने का तरीका होता है। तो वहाँ महेंद्र सिंह है, तो जो कमिश्नर सर है, तो वहां पे अगर मैंने देखा है कि हम, जब मैं खुद पहली बार गया था कि सर मैं तालाबों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने सीधा कहा चलो बहुत बढ़िया कर रहे हो, कल से करो, है ना, हमारी जो मदद चाहिए लीजिए आप। तो वन सर देखिए, हम जो है सीएसआर से हमें फंड तो मिल जाते हैं,
लेकिन एनओसी मिलने में, ये सारी चीजें में हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो उन्होंने कहा मैं वादा करता हूं, आप या कोई भी एनजीओ जो खुद से कुछ काम करना चाहती है, 10 मिनट के अंदर अंदर कोई भी हम एनओसी दे देंगे आपको, है ना, बस आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। तो मैंने तो उतने सारे एनजीओ वालों को रेफरेंस दिया, कोई दिल्ली से, गाजियाबाद से, हरियाणा, राजस्थान से आए, कि जिनको कहीं पे भी मैंने सबको बोला, अपने साथी एनजीओ वाले, कहीं पे किसी को डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही है सरकारी विभागों की तरफ से, आप खुद अच्छा काम करना चाहते हैं तो यहाँ आइए। और सच में सभी को विश्वास नहीं हुआ कि मात्र जैसे दिया वो तुरंत स्टेनो को ऑर्डर देते थे कि इनका परमिशन लेटर निकालिए मात्र 10 मिनट में कैसे भी करके, और इतने खुश होकर लोग वहां जाते। तो इसलिए एकदम से इतनी सारी एनजीओ वहां पे आ गई हैं और इतने सारे समाज सेवक आ गए। कोई नगर निगम से पैसा नहीं ले रहा है, कोई भी अपना अपना वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। बस उनको ये रहता है कि एडमिन सपोर्ट हमें मिल जाए पीछे से, है ना, हमें धक्के ना खाने पड़े कहीं पे। तो ये मुझे लगता है अच्छा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ हर जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज अब चलते चलते, क्योंकि अब 4 मिनट का समय है मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जल संरक्षण को, या जो यूनिक काम हो रहे हैं, उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए, ताकि जो नई जनरेशन है वो बच्चे उसको अपनी किताबों में पढ़े और प्रैक्टिकल जब जाके देखें तो उनको लगे कि हाँ, हम कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी की वजह से वो उस तरफ, उस ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनका ध्यान जाएगा बच्चों का। जी। बहुत ही सही सुझाव है विनोद जी आपका। और मैं तो कहता हूँ कि आप जितना छोटे बच्चों को इस बारे में आप क्या नाम है, ध्यान आकर्षित करेंगे उस तरफ, उतना ज्यादा हमें रिजल्ट इसका मिलेगा, है ना, क्योंकि उस हमारे सीखने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है और हम चीजों को समझकर और उनका जो दिनचर्या है या जीवन है वो ढल भी जाता है आसानी से। तो ये भी हमारा एक सुझाव है आपकी तरह। और मैं अगर मतलब अनऑफिशियल है, लेकिन इस पे अभी पिछले सप्ताह ही काफी बात हुई भी है हमारी सरकारी लेवल पे, और उन्होंने हमारा भी पॉइंट इसमें मांगे हैं, हमारा डेटा भी उन्होंने मांगा है कि किस तरह के आपको एक एग्जाम्पल की तरह हम किताबों के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो वो उस पे बात है, ना केवल मैं बल्कि और जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, ताकि वो एक लाइव एग्जाम्पल दिखा के बच्चों को प्रेरित कर सके कि इम्पॉसिबल नहीं है, ये आपके आसपास बीच के निकले हुए लोग हैं जो पर्यावरण और समाज में बदलाव ला रहे हैं। तो एक अच्छा वो है संरक्षण, तालाब, इनके लिए जगह दी जानी चाहिए हमारे सिलेबस में। चल चलते एक सवाल और पूछता हूँ मैं लास्ट कि आपको परिवार से इस मामले में कितना सहयोग मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, आप कुछ करना चले हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो परिवार का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? देखो, बिना परिवार के सहयोग के तो कुछ भी कर पाना इम्पॉसिबल ही है। तो और कई बार परिवार के जो है डायरेक्ट एक तरह से सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत होता है ना। मान लो आपका परिवार को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपका पैर भी नहीं खींच रहा है ना, आपकी टांग भी नहीं खींच रहा है, या आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, आपको रोक भी नहीं रहा है, वही बहुत बड़ी सपोर्ट होती है ना, कि आपको जो कर रहे हैं वो आपको करने दिया जा रहा है, और वो बस एक बिल्कुल। आपसे बोला जा रहा है कि आप जो कर रहे हो करो, पीछे कोई भी दिक्कत होगी तो हम खड़े हैं। ये दुनिया बिल्कुल। का सबसे बड़ा सपोर्ट है एक तरीके से, जो अगर किसी को ये बात बोल दी जाए तो वो अपना तन मन पूरी ताकत झोंक दे कि हाँ यार मैं कर रहा हूँ, फेल हो गया तो क्या हुआ, पीछे तो परिवार है ना। तो बिल्कुल। ये बिल्कुल। होता है एक, यही सहयोग मुझे अपने परिवार से हमेशा मिलता है। और आने वाले जनरेशन के लिए क्या कहेंगे, ये हमारा संदेश दीजिए आज बच्चों के लिए भी। आने वाले जनरेशन के लिए तो मैं कहता हूँ, देखिए आज आप अगर वर्तमान में देखेंगे तो हमारी युवा पीढ़ी है वो काफी चीजों के लिए, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, लड़ते हैं विरासतों के लिए। वो अपने राजा महाराज के लिए लड़ते हैं कि ये राजा हमारी जात का था, हमारी बिरादरी का था या हमारे धर्म का था, दूसरे वाले बताते हैं, है ना। तो क्योंकि वो विरासत के लिए लड़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें खड़ी हैं जिनके लिए वो हमेशा बहस करते हैं, आपस में गाली गलौज, कई बार दंगे भी हुए हैं। मैं कहता हूँ कि जो हमारे घर हैं, तालाब है, ये भी आसमान से नहीं टपके हैं, ये भी उन्हीं बुजुर्गों ने विरासत की तरह हमें छोड़ के गए हैं। और जी क्या नाम है, उनका भी हमें उतना ही रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उतने उनके लिए भी हमें उतनी ही बहस और शिद्दत से लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि उन्हें बचाया जा सके। जी, धन्यवाद बिल्कुल, आपका रामवीर बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही सार्थक चर्चा की है। अतुल जी, समाप्त करिए। जी। धन्यवाद रामवीर जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपसे बात करके एक पॉजिटिव वाइब्स आती है।
जिले की सभी युवाओं को, और आपने संदेश दे दिया है, आपसे सीखने की बहुत बहुत जरूरत है। धन्यवाद रामवीर जी, आपने नमस्कार। अपना कीमती समय दिया इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।